हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमें पढ़ना है सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, और इसके साथ साथ इन जो कर्नाटिक वॉर्स थे इनके क्या क्या कॉजेज़ रहे, क्या सिग्निफिकेंस रहा, इन वॉर्स के बाद क्या आउटकम निकल कर आया, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बारे में कि वो यहाँ पर इंडियन रीजन की वजह से, इंडिया में कोई रीज़न नहीं था उस वॉर का, ये वॉर हुआ था ऑस्ट्रियन एम्पायर में सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से। और वहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे तो वो इंडिया में भी, सदर्न इंडिया में आपस में लड़ने लगे। और हमने देखा कि कर्नाटिक रीजन में किस तरह से चांद साहिब को नवाब बनाया गया और वहाँ के जो ओरिजिनल नवाब थे अनवरुद्दीन, उनको असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। और ये काम किसने किया था? फ्रेंच ने किया था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जीत गई थी और फ्रेंच ने चांद साहिब को नवाब बना दिया था, वहाँ के कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मरवा दिया था। लेकिन अनवरुद्दीन के जो बेटे थे मोहम्मद अली, वो भाग गए थे वहाँ से। और सेम हैदराबाद में हमने देखा कि हैदराबाद में भी सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया था। वहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे टू गेट द थ्रोन। तो नासिर जंग के साथ थी ब्रिटिश और मुजफ्फर जंग के साथ थी फ्रेंच। और हमें पता है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जीती थी। तो फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को किंग बना दिया था, नवाब बना दिया था। लेकिन हमें ये पता था कि फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में तो कोई इंडिया का सक्सेशन डिस्प्यूट रीज़न नहीं था। लेकिन ये पता था कि बाकी जो बचे हुए दो लोग, जैसे अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं मोहम्मद अली, ये भाग गए थे ना, तो ये अपने पिताजी की डेथ का बदला लेने आएंगे। और नासिर जंग, ये भी वापस आएंगे और फिर सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से होगा सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर हम देख चुके थे, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल भी हम देख चुके थे। नाउ कम्स द सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, जो 1749 से 1754 के बीच हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था फिर से? अब यहाँ पे हमने देखा हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था, जिसके वजह से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुआ था। इस वॉर में जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का जो एंड रिजल्ट है, उसमें अब फ्रेंच नहीं जीतती है बल्कि ब्रिटिश जीत जाते हैं। ओके, जो साउथ में फ्रेंच इस तरीके से अपने आप को बढ़ा रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, ये ब्रिटिशर्स को काफ़ी अलार्मिंग लगा, काफ़ी खतरे में ला रहा था ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश ने कुछ सीक्रेट डिस्कशंस किए, कुछ खुफिया तरीके से बात की और एक प्लॉय किया नासिर जंग और मोहम्मद अली के साथ। ठीक है, नासिर जंग और मोहम्मद अली अनवरुद्दीन जी के बेटे जो भाग गए थे, और नासिर जंग जिनका साथ ब्रिटिशर्स दे रही थी, इनके साथ ब्रिटिशर्स ने बात किया, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया। और आरकॉट या कर्नाटक, दोनों एक ही जगह का नाम है, तो आरकॉट या कर्नाटक पे इन्होंने हमला बुलवा दिया। ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली की मदद से मोहम्मद अली को बुलवा करके एक सीक्रेट तरीके से कर्नाटक रीजन में हमला कर दिया और चांद साहिब को कैप्चर कर लिया, चांद साहिब को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें मार दिया गया। मोहम्मद अली को उसके बाद कर्नाटक रीजन का राजा बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। इसमें फ्रेंच फोर्सेस बुरी तरीके से हार गई थी। देखो, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जीत गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स काफ़ी खतरे में आ गए थे, इन्हें डर लग रहा था कि फ्रेंच तो साउथ में फैल रही है। सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में सक्सेशन डिस्प्यूट इंडिया में ही था। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर का इंडिया में कोई रीज़न नहीं था, इंडियन रीज़न नहीं था। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो सक्सेशन डिस्प्यूट था वो ऑस्ट्रिया का था। लेकिन सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो सक्सेशन डिस्प्यूट है वो इंडिया में है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं। और ब्रिटिश जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद अली को और नासिर जंग को, तो इन्होंने मोहम्मद अली को कर्नाटक रीजन में और नासिर जंग को हैदराबाद वाले रीजन में नवाब बना दिया है। ठीक है, लेकिन भले ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए, लेकिन फिर भी जो ऑस्ट्रिया में इनकी लड़ाई यूरोप में चल रही है, ऑस्ट्रियन एम्पायर को लेकर के जो नॉर्थ अमेरिका में इनकी लड़ाई चल रही है, वहाँ पे रिजल्ट्स उल्टे आए हैं। वहाँ पे फ्रेंच जीत गया है और ब्रिटिश हार गया है। लेकिन इंडियन साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? फ्रेंच हार गया है और ब्रिटिशर्स जीत गए हैं। मतलब दोनों जगह पे, यहाँ पे जो जीता वो अमेरिका में हार गया है और वहाँ पे जो जीता है वो इंडिया में हार गया है। तो कोई भी डिसिसिवली कोई एक विजेता नहीं है,
यहाँ जो जीता वो वहाँ हारा, तो 50-50 का वॉर हो गया ना। यहाँ पे कोई भी एक तरीके से नहीं जीता है। इसलिए इन्होंने एक ट्रीटी साइन की 1754 में, जिस ट्रीटी के तहत जो फ्रेंच थे उन्होंने इंग्लिश की जो डिमांड थी कि डुप्लिक्स को इंडिया से हटाया जाए वो मान ली। ठीक है, इंग्लिश बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स ये डिमांड कर रहे थे कि डुप्लिक्स को हटा दिया जाए। अच्छा, ये डुप्लिक्स कौन था? डुप्लिक्स फ्रेंच का मिलिट्री जनरल था। ठीक है, और ये बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने ही सारी पॉलिसीज़ जो लड़ाई की पॉलिसीज़ थी उनको बनाया था। और फ्रेंच को जिताने में, ब्रिटिशर्स से फ्रेंच को जिताने में डुप्लिक्स का बहुत मेजर रोल था। ये सबको साथ लेकर चलते थे और बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल थे। ये बात ब्रिटिशर्स को पता थी, इसलिए डुप्लिक्स ब्रिटिशर्स के आंखों में बहुत खटकते थे। तो जब इनकी ट्रीटी हुई, जब सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में कोई भी एक विजेता नहीं हुआ और इनको एक ट्रीटी के तहत अपने आप को रोकना था, वॉर को रोकना था, तो फ्रेंच को ये ज़बरदस्ती बोला गया, इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप अपने डुप्लिक्स को ना वापस बुला लो, फ्रांस में वापस बुला लो, इंडिया से वापस बुला लो। ठीक है, अब जब फ्रांस वापस डुप्लिक्स को बुला लेगा तो ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश जितना कर्नाटक रीजन में और नॉर्दर्न सरकार रीजन में जो उनका कंट्रोल हो गया था ना सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में, वो जीत गए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन उनका कंट्रोल जो था वो अब वापस दे देंगे फ्रेंच को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड करी कि आप डुप्लिक्स को इंडिया से हटाइए, बदले में हम आपको आपके जितने भी कर्नाटक रीजन में नॉर्थन सरकार का जो आपका जागीर था, ये हैदराबाद कोर्ट में जो आपका इन्फ्लुएंस था, ये सब हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है ट्रीटी जो 1754 में साइन की जाती है और अब सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर ख़त्म हो जाता है। नाउ कम्स द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ठीक है, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर को हम 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं, जो 1754 से लेके 1763 तक लड़ी गई थी। 54 to 63, किन्हीं किन्हीं किताबों में 1756 भी लिखा है। सो वी कैन से दैट 1756 से 1763 के बीच ये 7 ईयर्स वॉर, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर लड़ी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच फिर से ये लोग उतर जाते हैं लड़ाई में। अब थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ था? ये बस ब्रोक आउट हुआ था ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर के। इंग्लिश और फ्रेंच आपस में ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर के लड़ पड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर था ना, सिर्फ उसी में ब्रिटिशर्स हारे थे और फ्रेंच जीता था, लेकिन सेकेंड और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच लगातार हार रहा था इंडिया में और ब्रिटिश जीत रहे थे। सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में हमने देखा कि फ्रेंच इंडिया में तो हार गया लेकिन अमेरिका में जीत गया था, लेकिन थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिशर्स इंडिया में भी जीते और अमेरिका में भी जीते और फ्रेंच इंडिया में भी हारे और अमेरिका में भी हारे। तो जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है इसको हम डिसिसिव वॉर कहते हैं, मतलब एक निर्णय पे हम पहुंच गए थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर से कि फ्रेंच परमानेंटली और कंप्लीटली अब हार चुका है और ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं। ठीक है, ये एक डिसिसिव वॉर था जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को सदर्न इंडिया से भगा दिया था और फ्रेंच का जो डोमिनेशन था सदर्न इंडिया पे वो अब ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर को हम डिसिसिव वॉर भी कहते हैं। एक 1760 में बैटल ऑफ वैंडी वॉश भी लड़ी गई थी, जिसमें कि फ्रेंच को पूरी तरह से हरा दिया गया था और जो उनके पौंडीचेरी में जो उनके पोस्ट थे वो सीज़ कर लिए गए थे। तो पौंडीचेरी को ब्रिटिशर्स ने सीज़ कर लिया था और फ्रेंच क्योंकि हार चुका था, इसके साथ साथ माहे पोर्ट और मालाबार कोस्ट को भी कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। अब वैंडी वॉश की जो लड़ाई थी 1760 में और ये थर्ड कर्नाटिक वॉर जो 1763 तक चली, इसके बाद फ्रेंच के पास इंडिया में बिल्कुल भी कोई टो होल्ड नहीं रहा, मतलब फ्रेंच के पास कोई जगह ही नहीं बची इंडिया में। अब जब 1763 में थर्ड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जिसमें फ्रेंच को वापस उनकी सारी टेरिटरीज़ दे दी जाती हैं जो उनके पास पहले थी। 1749 सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर से पहले जितनी भी टेरिटरीज़ फ्रेंच के पास थी वो सारी उनको वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर पावर था वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही था, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ही रखा था और
ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं पे भी आराम से एक्सपैंड कर सकते थे। तो फ्रेंच ने, लेकिन अब देखो, फ्रेंच को तो टेरिटरी मिल गई थी ना, 1749 के पहले की सारी सदर्न टेरिटरीज फ्रेंच को मिल गई थी, लेकिन फ्रेंच ने इसको एक्सेप्ट करने से, इसको लेने से मना कर लिया। फ्रेंच ने इमिडिएटली इस ट्रीटी से मना कर दिया, क्योंकि फ्रेंच एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाता ब्रिटिश का, और फ्रेंच को ये मंजूर नहीं था कि वो, ये फ्रेंच के गर्व के खिलाफ था, प्राइड के खिलाफ था कि वो ब्रिटिश का एक जूनियर पार्टनर बन के रहता है सदर्न इंडिया में। इसलिए फ्रेंच ने वो सारी टेरिटरीज लेने से मना कर दी। तो इस तरीके से सेकेंड और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर ख़त्म होते हैं। अब आप कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो ना, एंग्लो कर्नाटिक वॉर के क्या नतीजे निकले। फ्रेंच को फाइनली, यूरोप जो फ्रेंच थी वो टोटली एलिमिनेट हो चुकी थी सदर्न इंडिया से। तो जितने भी यूरोपियन राइवल्स बचे थे ब्रिटिशर्स के, वो एक तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि फ्रेंच ही उनमें उभर कर आ रहा था। इसके साथ हैदराबाद जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड हो चुका था ब्रिटिश पे, और जो निज़ाम है वो 1766 में नॉर्दर्न सरकार दे देते हैं ब्रिटिशर्स को फॉर मिलिट्री सपोर्ट। ये हम अभी देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाया गया था उनसे ज़बरदस्ती, ठीक है। और इस सब्सिडियरी अलायंस जो अभी हम देखने वाले हैं, उसके तहत हैदराबाद को रिवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना था, ताकि ब्रिटिश आर्मी मेंटेन हो सके। लेकिन अगर हैदराबाद ऐसा करने में असफल होता है तो हैदराबाद को अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा जागीर के तौर पर ब्रिटिशर्स को देना होगा। तो आप देखोगे आगे कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि हैदराबाद फेल हो जाता है, वो नहीं दे पाता जागीर, वो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करके दे पाता टाइम पे। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को वो एक जागीर के तौर पे अपनी ज़मीन देता है, ठीक है। उस ज़मीन का नाम होता है नॉर्दर्न सरकार। तो 1766 में आप देखोगे कि हैदराबाद जो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो जाता है सब्सिडियरी अलायंस के बाद, वो 1766 में नॉर्दर्न सरकार को एक जागीर के तौर पे देता है मिलिट्री सपोर्ट के बदले में, ठीक है। ब्रिटिशर्स मिलिट्री सपोर्ट देंगे, बदले में उनको पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, और अगर आप रेवेन्यू टाइम पे नहीं दोगे तो आप अपनी कोई ज़मीन दीजिए जागीर के तौर पे। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट था ब्रिटिशर्स के लिए। इसके साथ साथ जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच से ये लेसन सीखा कि अगर इंडिया में कोई सक्सेशन डिस्प्यूट हो रहा है तो उससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ़ायदा कैसे उठाया जाए। क्योंकि आपने देखा ना, फ्रेंच ने किस तरीके से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर से पहले जो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुआ था, जिसका रीज़न इंडिया था भी नहीं, उसमें किस तरीके से जो हैदराबाद रीजन और कर्नाटक रीजन में सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था उसका फ़ायदा उठाया था, किस तरीके से नवाब को मरवा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने सीखी फ्रेंच से और इसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसीज थे। अच्छा, फ्रेंच हार क्यों गई? इसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि फाइनेंशियली फ्रेंच उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी ब्रिटिश थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के पास इस टाइम तक, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के टाइम तक, बंगाल से भी रिवेन्यू आ रहा था, और उसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट तो उनकी मदद कर ही रही थी। इसके अलावा फ्रेंच के जो काउंट डी लाली थे, जो मिलिट्री इंचार्ज थे ड्यूप्लिक्स के बाद जो आए थे, ठीक है, आपको याद है ड्यूप्लिक्स को कहा था ना हटा देने। ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रेंच से डिमांड की गई थी कि आप ड्यूप्लिक्स को, नॉट ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1754 में जो इंग्लिश और फ्रेंच सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें कहा गया था कि आप ड्यूप्लिक्स को वापस ले लीजिए। तो ड्यूप्लिक्स जब यहाँ इंडिया से गए थे तो उनकी जगह आए थे काउंट डी लाली, और वो बहुत रैश, बहुत एरोगेंट थे। इतने एरोगेंट और रैशनेस की वजह से वो फ्रेंच ऑफिसर्स थे, आर्मी थी, उनके साथ उनका कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो पाई, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी थी फोर्स की, सेना की, वो काफ़ी कम हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश नेवी काफ़ी सुपीरियर थी। अब नेवी का क्या काम है? नेवी क्या करेगी? यहाँ पर देख रहे हो नेवल एरिया है ना, सदर्न इंडिया, समुद्री इलाका है। अब वहाँ पे जितने भी फाइनेंसेस हैं, जो बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें सप्लाई करने के लिए नेवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
तो इंग्लिश की नेवी काफ़ी सुपीरियर थी। और प्लासी प्लंडर के बाद तो उनके पास फाइनेंशियली भी काफ़ी पैसा आ गया था और नेवी भी उन्होंने काफ़ी अपनी सुपीरियर कर ली थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्रेंच हारा। एक तो वो फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक थे, दूसरी बात कि उनके जो मिलिट्री इंचार्ज थे जिनसे उनके अच्छी एक बॉन्डिंग थी, जो डुप्लीक्स थे उनको वापस भेज दिया गया था और उनकी जगह जो आए थे वो बहुत रैश थे। काउंट डी लाली वो बहुत एरोगेंट गुस्सैले थे, जिसकी वजह से आप जो एफिशिएंसी थी आर्मी की वो पूरी तरीके से नहीं आ पाई। ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच हार गया। अब यहाँ पर एक सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाया जाता है हैदराबाद से, ज़बरदस्ती साइन करवाया जाता है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसके तहत वो किसी भी जगह को उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे पॉलिटिक्स को। ठीक है, वो रीजनल स्टेट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनको अलाउ करेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ को देखना होता है कि पानी प्रॉपर है, कुएं बनवाने हैं, मंदिर बनवाने हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। तो ब्रिटिशर्स अपने सर पे कोई बोझ नहीं रखना चाहते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ना ही वो इतने अच्छे थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहते। उनका तो एक ही कंसर्न था, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेना। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारियाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उन्होंने रॉयल फैमिलीज़ को दे दी, राजा महाराजाओं को ही दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो पैसों वाला सिस्टम है, जो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर, किस तरीके से वो हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रिटिश कहती है कि हमारी जो आर्मी है ना, ब्रिटिश आर्मी, वो अब हैदराबाद की आर्मी की तरह काम करेगी। मतलब आपको अगर कहीं लड़ना होगा ना किसी रीजनल स्टेट से, तो हम आपको बचाएंगे, हम एक प्रोटेक्टर की तरह आपका काम करेंगे। हैदराबाद से को कहता है ब्रिटिश कि हमारी जो आर्मी है वो आपकी मदद करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए? हमें बदले में खर्चा चाहिए। हमारी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो आप दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ हैदराबाद से कहा कि आप हमें जो मेंटेन करने के लिए पैसे हैं वो तो ठीक है, आप जो अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ना, वो भी हमें चाहिए। जो आप टैक्स कलेक्शन करेंगे वो दीजिए हमें, हमारे खर्चे के लिए, हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी ज़मीन का कुछ हिस्सा जागीर के तौर पर हमें मिल जाना चाहिए। मतलब या तो आप हमें टाइम पे पैसे दो हमारे आर्मी मेंटेन करने, नहीं तो फिर अगर आप टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं दे पाते हो, तो आप हमें ज़मीन दो जागीर के तौर पे। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप अपने स्टेट में किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, किसी भी यूरोपियन को नौकरी पे नहीं रख सकते हो विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। मतलब अगर आप किसी विदेशी को अपने किसी भी तरीके के काम में रख रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, तो हमारा कंसेंट, ब्रिटिश का कंसेंट होना ज़रूरी है। नो यूरोपियन वुड बी एम्प्लॉयड बाय स्टेट विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो भी हम ही देखेंगे कि आपको किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, वो ब्रिटिश डिसाइड करेगा। ठीक है, और अगर आप किसी से लड़ाई होती है, बाय चांस किसी रीजनल स्टेट से लड़ाई होती है, तो सेटलमेंट वही होगा जो हम ब्रिटिशर्स को, हमें जो मंजूर होगा वही सेटलमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम जो बोलेंगे, आप जिससे बोलेंगे उसी से लड़ाई होगी, हम जिससे मना करेंगे उससे लड़ाई नहीं होगी। और हम जो सेटलमेंट करेंगे ना, लास्ट में अगर लड़ाई हो भी जाती है तो हम जो बोलेंगे लास्ट में वही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हैदराबाद है ना, वो सब्सिडियरी अलायंस के तहत आर्मी मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न सरकार है वो जागीर के तौर पे सब्सिडियरी अलायंस की वजह से ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है।
अब आप देख सकते हो कि वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी वो मेंटेन करेंगे, आप किससे लड़ोगे, किससे वॉर लॉन्च करोगे, किससे नहीं करोगे, आप कौन से यूरोपियन को नौकरी पे रखोगे या नहीं रखोगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे खर्चे नहीं दे पाते हो तो आप अपनी जागीर दीजिए हमें, ठीक है। तो ये थी सब्सिडियरी अलायंस। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सिडियरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने निकाला था। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस का जो उनका एजेंडा था वो सब्सिडियरी अलायंस का लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिडियरी अलायंस का ब्रेन चाइल्ड किसका था। सो द होल आइडिया ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस को बनाया था। तो आप देख सकते हो कि सब्सिडियरी अलायंस से हमें कोई फ़ायदा, इंडियंस को कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हो रहा था। एंड हैदराबाद वॉज फोर्स्ड टू साइन दिस सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को क्या क्या फ़ायदा हो रहा था इस सब्सिडियरी अलायंस से। पहली चीज़ तो ये कि फॉरेन पॉलिसी पूरी की पूरी ब्रिटिश देखेगी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से हिल चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को टाइम पे पैसे चाहिए, नहीं तो जागीर चाहिए। और कोई भी यूरोपियन सदर्न रीजन में नहीं रहेगा। मतलब ब्रिटिशर्स को छोड़ के कोई यूरोपियन सदर्न रीजन में नहीं रहेगा, खुद ही मोनोपोली सेट कर दी। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। एक इनडायरेक्टली फाइनेंसेस पे भी कंट्रोल कर लिया था कि आर्मी को आप पे करो, नहीं तो फिर जागीर दीजिए। आप देख सकते हो कि ब्रिटिश धीरे धीरे इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल फैला रही थी। अच्छा, डायरेक्टली क्यों नहीं, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। वो अपना सर खपाई नहीं करना चाहते थे रोज़मर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने को लेकर के। इसीलिए जहाँ उनको फ़ायदा था बस उतना उन्होंने लिया, सब्सिडियरी अलायंस बनाया। और सब्सिडियरी अलायंस किसने बनाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ओके। अब आप देखोगे धीरे धीरे हैदराबाद के बाद मैसूर, अवध, मराठा, इन सब को सब्सिडियरी अलायंस साइन करना पड़ता है। हैदराबाद अभी पहला स्टेट है इसको साइन करने वाला, ठीक है। लेकिन इसके बाद आएंगे मैसूर, वो भी साइन करेंगे, अवध भी साइन करेगा, मराठास भी साइन करेंगे, और ये सब ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। सो बाय दिस all the factors, the consequences, the causes of second and third Anglo-Carnatic War, the subsidiary alliance, everything is completed, ठीक है। सेकेंड और थर्ड एंग्लो-कर्नाटिक वॉर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर मैसूर, ठीक है। अब हम मैसूर देखेंगे कि मैसूर में क्या था और किस तरीके से मैसूर और ब्रिटिशर्स